तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेड डायनेस्टी के सीजन 4 के न्यू एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि सियाओ फैन और जिन पिंगर बीस्ट गॉड की केव की तरफ जा रहे थे, तो वही उनके पीछे बहुत सारे सेक्ट के स्टूडेंट भी आ रहे थे, जिसमें जेंग सुसु, लू सुइकी और वैन मिन होती है। जिसके बाद वे फैन शियांग वैली के अंदर जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात यू यिलान से होती है, जो कि जेंग सुसु, लू सुइकी और वैन मिन से बीस्ट गॉड के बाद हुई बैटल के बारे में पूछता है, जिसमें किन यून सेक्ट का सुप्रीम ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वही ये सुनकर तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें जेंग सुसु, लू सुइकी और वैन मिन को दिखाया जाता है, जहां पर तीनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में साफ हैरानी नजर आ रही थी। लेकिन लू सुइकी और वैन मिन की आंखों में हैरानी के साथ गहरी चिंता और कंफ्यूजन भी था, क्योंकि बिग बैम्बू वैली और स्मॉल बैम्बू वैली के सिर्फ कुछ डिसाइपल्स ही इस सीक्रेट के बारे में जानते थे और डाओ सुवान कई बार सख्त वार्निंग दे चुके थे कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आखिर ये सीक्रेट लीक कैसे हो गया था? तो दूसरी तरफ जेंग सुसु को जूसियान एंशिएंट सोर्ड के डैमेज होने की खबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि टीचर युन, आप हम जूनियर्स के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? अभी तो मेरी जान ही निकल गई थी। जूसियान एंशिएंट सोर्ड तो किन युन सेक्ट का सबसे बड़ा ट्रेजर है और खुद सेक्ट लीडर उसकी रखवाली करते हैं, तो भला वो कैसे डैमेज हो सकती है? ये कहते हुए जेंग सुसु अपने दोनों साथियों की तरफ देखता है, लेकिन लू सुइकी और वैन मिन के चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं थी, जो देखकर उसकी स्माइल वहीं जम जाती है और हॉल में उसकी अकेली हंसी भी कुछ ही पल में शांत हो जाती है, जो देखकर युन यिलान मुस्कुराते हुए कहता है कि तो ये सिर्फ एक रूमर है। फिर तो अच्छा ही है, अगर जूसियान एंशिएंट सोर्ड सच में डैमेज हो गई होती तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होता। जो सुनकर लू सुइकी अचानक आगे बढ़ती है और कोल्ड आवाज में पूछती है कि टीचर युन, ये बात सिर्फ एक रूमर है और इसे सच नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन आपने ये सीक्रेट रूमर आखिर कहां से सुनी? जो सुनकर युन यिलान कहता है कि असल में ये रूमर इन दिनों सदर्न बॉर्डर में काफी फैल रही है और मैंने कुछ डिसाइपल्स को इसके बारे में बात करते हुए सुन लिया था और मुझे खुद भी नहीं लगा था कि इसमें कोई सच्चाई होगी, लेकिन जब तुम लोग यहाँ आए हो तो मैंने सोचा कैजुअली पूछकर कंफर्म कर लूं कि ये सच में सिर्फ रूमर ही है या नहीं। जो सुनकर लू सुइकी और बाकी दोनों के चेहरे सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी बात किसी से कैजुअली नहीं पूछी जाती थी, खासकर युन यिलान जैसे हाई स्टेटस पर्सन द्वारा। साफ लग रहा था कि इस सवाल के पीछे कोई और प्लान जरूर है। जो देखकर जेंग सुसु तुरंत सिचुएशन संभालता है और लू सुइकी के सामने आकर कहता है कि टीचर युन, हमारे सीनियर टीचर्स ने हमें सदर्न बॉर्डर भेजा है और हमारा पर्पस उस डीमन बीस्ट को ढूंढना है। तो क्या आपके पास उसके बारे में कोई क्लू है? और अगर आप हमें कुछ जानकारी दे दें तो हमें बेवजह इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो सुनकर युन यिलान अपने पीछे खड़े ली सुन की तरफ देखता है, जो देखकर ली सुन आगे आता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर जेंग, मैं ली सुन हूँ और टीचर के ऑर्डर पर मैं सदर्न बॉर्डर में आप सभी का गाइड बनूंगा। लेकिन ली सुन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि एक कॉर्नर से तिरस्कार भरी आवाज आती है, जो सुनकर उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। लेकिन तभी वैन मिन सिचुएशन संभालते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदरली, आपको ट्रबल लेने की जरूरत नहीं है। हमसे पहले भी कुछ लोग सदर्न बॉर्डर आ चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ के रास्तों की थोड़ी बहुत जानकारी है। जो सुनकर ली सुन कहता है कि सीनियर सिस्टर, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने मिसिंग बीस्ट गॉड के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल की है। लेकिन ये सुनते ही लू सुइकी, जेंग सुसु और वैन मिन एक्साइटेड हो जाते हैं और जेंग सुसु तुरंत पूछता है कि क्या ये सच है? जिस पर ली सुन सिर हिलाकर कहता है कि बिल्कुल, फैन शियांग वैली के सदर्न बॉर्डर में कई सौ वर्षों से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कनेक्शंस हैं, इसलिए आउटसाइडर्स की तुलना में हमें यहाँ की खबरें जल्दी मिलती हैं। ये कहते हुए उसकी नजर लू सुइकी पर जाती है, लेकिन लू सुइकी बिना रिएक्शन दिए दूसरी तरफ देखती है। तो वही जेंग सुसु पूछता है कि तो बीस्ट गॉड अभी कहाँ है? जिस पे ली सुन जवाब देता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के अनुसार वो 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की गहराई में भाग गया है और अपने केव की तरफ जा रहा है। जो सुनकर तीनों हैरान होकर कहते हैं कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स, जिस पर ली सुन सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, ये दुनिया की सबसे डेंजरस जगहों में से एक है और अगर आप लोग नहीं आते तो मैं कुछ जूनियर्स के साथ वहाँ जाने वाला था और मैं कई वर्षों से सदर्न बॉर्डर में रहा हूँ और 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के डेंजर्स को कुछ हद तक जानता हूँ और मेरे गाइड करने से आपको फायदा ही होगा। जो सुनकर जेंग सुसु कुछ सोचकर कहता है कि सीनियर ब्रदरली, थोड़ा इंतजार कीजिए, हमें आपस में डिस्कस करना होगा। इसके बाद तीनों एक कॉर्नर में जाकर धीमी आवाज में बात करने लगते हैं। तो वही जेंग सुसु ज्यादातर बोलता है और वैन मिन बीच बीच में अपनी बात रखती है और लू सुइकी कभी सिर हिलाकर अपनी सहमति या असहमति जताती है। जो देखकर ली सुन की नजर बार बार लू सुइकी पर टिक जाती है, लेकिन तभी युन यिलान अचानक उसके कंधे पर हाथ रखता है, जो देखकर ली सुन चौंक जाता है और कहता है कि मास्टर, मैं थोड़ा खुद को भूल गया था, क्या बात है? जो सुनकर युन यिलान लू सुइकी की तरफ देखते हुए कहता है कि अपना टास्क मत भूलना। जो सुनकर ली सुन तुरंत कहता है कि डिसाइपल समझ गया। तो वही युन यिलान सिर हिलाकर कहता है, इनका ध्यान रखना, मैं पहले जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जो देखकर ली सुन उसके पीछे देखता रहता है और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई देती है। लेकिन तभी जेंग सुसु और दोनों गर्ल्स वापस आती हैं, जिसके बाद जेंग सुसु पूछता है कि सीनियर ब्रदरली, हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि युन यिलान वहाँ नहीं है। जो देखकर वो पूछता है कि टीचर अंकल युन कहाँ गए? जो सुनकर ली सुन कहता है कि मास्टर को अचानक जरूरी काम आ गया था और उन्होंने देखा कि आप तीनों डिस्कशन में बिजी हैं, इसलिए वे पहले चले गए। जो सुनकर जेंग सुसु तुरंत कहता है कि आप ऐसा मत कहिए, गलती हमारी ही है। अगर हमसे कोई एटिकेट ब्रेक हुआ हो तो टीचर
टीचर अंकल यून से कह दीजिएगा कि हम अभी जूनियर्स हैं और यहाँ के रूल्स नहीं जानते हैं और उम्मीद है कि वे बुरा नहीं मानेंगे। जो सुनकर लू सुइकी और वेन मिन थोड़ी एम्बेरस्ड हो जाती है, लेकिन जेंग सुसु बिल्कुल सहज रहता है। तो वही ली सुन मुस्कुराकर पूछता है कि तो डिस्कशन का कंक्लूजन क्या रहा, जिस पर जेंग सुसु हाथ जोड़कर कहता है कि लगता है इस बार हमें सीनियर ब्रदर ली को ट्रबल देना ही पड़ेगा। जो सुनकर ली सुन खुश होकर कहता है कि आप बहुत फॉर्मल हो रहे हैं, हम सभी एक गुड फैक्शन फैमिली हैं, लेकिन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स बहुत डेंजरस जगह है, इसलिए पहले से प्रेपरेशंस करनी होंगी। तो आइए मैं आपको वहाँ की जरूरी बातें बताता हूँ। जो सुनकर जेंग सुसु दोनों गर्ल्स को बुलाता है और तीनों ली सुन की बातें सुनने लगते हैं। तो दूसरी तरफ 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की गहराई में सियाओ फैन और जिन पिंगर आखिरकार ब्लैक फॉरेस्ट से बाहर निकल आते हैं और फॉरेस्ट के बाहर वार्म सनलाइट पड़ रही होती है और कई दिनों तक पॉइजनस इंसेक्ट और लगातार बारिश के बीच रहने के बाद बाहर की हवा उन्हें काफी कंफर्टेबल लगती है। तो वही जिन पिंगर गहरी सांस लेकर रिलीफ महसूस करती है। तो वही सियाओ फैन भी हमेशा की तरह इंडिफरेंट नजर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का रिलीफ साफ दिखाई देता है। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सियाओ फैन दूर फैले एंडलेस माउंटेन्स को देखने लगता है, जो देखकर जिन पिंगर उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुमने सोचा नहीं था कि ट्रेचरस सदर्न बॉर्डर इतना बड़ा होगा, है ना? लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब मैं भी हैरान रह गई थी। तो वही सियाओ फैन पूछता है कि तुमने जिस सबड्यू डेविल एंशिएंट केव का जिक्र किया था वो कितनी दूर है? जो सुनकर जिन पिंगर दूर एक अजीब ब्लैक माउंटेन पीक की तरफ इशारा करके कहती है कि वो ब्लैक माउंटेन देख रहे हो, उसे पार करते ही नीचे सबड्यू डेविल एंशिएंट केव है। तो वही सियाओ फैन माउंटेन को देखकर सिर हिलाता है और कहता है कि तो चलो। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जिन पिंगर वहीं खड़ी रहती है। तो वही सियाओ फैन पीछे देखकर पूछता है कि क्या हुआ? जो सुनकर जिन पिंगर थोड़ी नाराजगी से कहती है कि तुम तो बहुत ग्रेट फिगर हो, लेकिन तुम्हारे सामने खड़ी ये वीक वुमेन अब चल नहीं सकती। जो सुनकर सियाओ फैन कहता है कि पूरी दुनिया की विमेन को देखो, वीक कहलाने की क्वालिफिकेशन तो तुम्हारी नहीं बनती है। जो सुनकर जिन पिंगर मुस्कुराती है और पास की चट्टान पर बैठ जाती है। तो वही सियाओ फैन को याद आता है कि दोनों ने पिछले कई दिनों से ठीक से रेस्ट नहीं किया था, इसलिए वो भी उसके पास बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके शोल्डर पर बैठा लिटिल मंकी अचानक एनर्जेटिक होकर नीचे कूदता है और पास की झाड़ियों में गायब हो जाता है। जो देखकर जिन पिंगर पूछती है कि यहाँ हर तरफ डेंजर है, तो तुम्हें चिंता नहीं होती कि तुम्हारा मंकी अकेला घूम रहा है? जिस पर सियाओ फैन सिर हिलाकर कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, अगर हम दोनों के साथ भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तब भी वो खुद को संभाल लेगा। जो सुनकर जिन पिंगर हंसकर कहती है कि वो तो सिर्फ एक मंकी है। जिस पर सियाओ फैन हल्की स्माइल के साथ कहता है कि मेरी नजर में वो इस दुनिया के अनगिनत लोगों से कहीं बेहतर है। जो सुनकर जिन पिंगर उसकी आंखों और चेहरे को ध्यान से देखती है और उसे महसूस होता है कि सियाओ फैन ने अनजाने में अपने दिल की कोई बात रिवील कर दी है। तो वही थोड़ी देर बाद वो पूछती है कि क्या हुआ? तो वही सियाओ फैन कहता है कि क्या? जिस पर जिन पिंगर मुस्कुराकर कहती है कि तुम अनकंफर्टेबल लग रहे हो क्या, इसलिए कि मेरे जैसी वुमन के सामने तुमने अपने दिल की बातें कह दी और अब एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो। जो सुनकर सियाओ फैन का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है, लेकिन जिन पिंगर आगे कहती है कि पिछले 10 सालों में, खासकर बियाओ के इंसिडेंट के बाद, तुमने इतने लंबे समय तक किसी वुमन के साथ अकेले ट्रैवल नहीं किया है और इतने दिनों की कांटेक्ट के बाद हमारे बीच की हॉस्टिलिटी भी कम हुई है और शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बातें बियाओ को लेट डाउन कर रही हैं। जो सुनकर सियाओ फैन कोल्ड नजरों से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो और तुमने बियाओ का नाम क्यों लिया? जिस पर जिन पिंगर बिल्कुल नहीं डरती और कहती है कि तुम डरते हो, है ना? जो सुनकर सियाओ फैन गुस्से में खड़ा होकर कहता है कि मैं किस बात से डरता हूँ, अगर तुमने ऐसी नॉनसेंस बातें बंद नहीं की तो। लेकिन जिन पिंगर उसकी बात काटकर जोर से कहती है कि तुम्हें डर है कि कहीं तुम बियाओ को भूल न जाओ। लेकिन ये सुनते ही सियाओ फैन पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था, जैसे उसके सबसे कमजोर हिस्से पर सीधे अटैक हुआ हो। इसके बाद दोनों के बीच लंबी साइलेंस छा जाती है और साफ आसमान, दूर फैले माउंटेन्स और हल्की ब्रीज के बीच दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। और काफी देर बाद जिन पिंगर अपने बालों की एक लट कान के पीछे करती है और कहती है कि क्या तुम्हें सबकॉन्शियसली डर लगता है कि कहीं तुम उसे भूल ना जाओ? थी तुम खुद को लगातार सप्रेस करते हो और बार बार याद दिलाते हो कि तुम्हें किससे प्यार था और किसने सोचा था कि गोस्ट किंग सेक्ट का वो महान जनरल जिससे हर कोई डरता है वो अंदर से इतना हेल्पलेस होगा। जो सुनकर सियाओ फैन का एक्सप्रेशन बदलता रहता है, लेकिन फिर वो गहरी सांस लेकर खुद को संभाल लेता है और अब उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और वो जिन पिंगर से कहता है कि तुम होती कौन हो मेरे बारे में ऐसी बातें कहने वाली, और खुद अपने बारे में क्या सोचती हो? जो सुनकर जिन पिंगर मुस्कुराकर कहती है कि मैं कोई नहीं हूँ, इस समय बस तुम्हारे साथ चल रही एक वुमन हूँ। तो वही सियाओ फैन उसके सार्केज्म को इग्नोर करता है, लेकिन तभी झाड़ियों से लिटिल मंकी वापस आता है और उसके हाथों में कुछ ब्राइट रेड वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं। तो वही सियाओ फैन उसे उठाकर फ्रूट्स अपनी हथेली में लेता है और एक फ्रूट चखने के बाद कुछ जिन पिंगर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि लिटिल मंकी में पॉइजन पहचानने की नेचुरल एबिलिटी है, इसलिए ये वाइल्ड फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। जो सुनकर
जिन पिंगर फ्रूट्स लेने के बजाय उसकी हथेली को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मेरे साथ फूड शेयर करने से तुम्हारे मन में कोई मिसगिविंग तो नहीं आएगी। जो सुनकर सियाओ फैन फ्राउन करता है और हाथ पीछे खींचने लगता है, लेकिन तभी जिन पिंगर उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहती है कि मुझे चाहिए। जो देखकर सियाओ फैन अपनी हथेली खोल देता है तो वही जिन पिंगर एक एक करके फ्रूट्स उठाती है और उसकी उंगलियां सियाओ फैन की रफ स्किन को हल्के से टच करती है और फिर वो एक फ्रूट खाकर मुस्कुराती है और कहती है कि बहुत टेस्टी है। जो देखकर सियाओ फैन उसे चुपचाप देखता रहता है तो वही जिन पिंगर मजाक में कहती है कि क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ऐसे खड़े हो जैसे कोई फूल हो। लेकिन सियाओ फैन कुछ देर बाद अचानक कहता है कि पर्पल लाइट सोर्ड एक बहुत ईविल और विशियस वेपन है और तुमने इसे प्योर यिन रिटर्न टू पूल स्टेज तक मास्टर किया है और इसे अपनी बॉडी के एनर्जी वेसल्स के साथ मर्ज कर लिया है और ये कोई ऑर्डिनरी फीट नहीं है। लेकिन ये सुनते ही जिन पिंगर के हाथ का वाइल्ड फ्रूट अचानक फट जाता है और उसका जूस जमीन पर गिरने से पहले ही आइस में बदल जाता है और उसकी स्माइल तुरंत गायब हो जाती है और उसकी आंखें डैगर्स की तरह सियाओ फैन पर टिक जाती है। लेकिन सियाओ फैन उसकी हॉस्टिलिटी की परवाह किए बिना कहता है कि तुम्हारी बॉडी प्योर यीन है और इसी वजह से तुम पर्पल लाइट सोर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कंपैटिबल हो, लेकिन कोल्ड यीन एनर्जी बहुत ज्यादा है और तुम सिर्फ यीन पे डिपेंड करके जबरदस्ती कल्टीवेशन कर रही हो, जिसकी वजह से ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी में घुसकर तुम्हारी मेरिडियंस को डैमेज कर चुकी है और इस वेपन की वजह से तुम बहुत पावरफुल हो। लेकिन अगर फ्यूचर में नेक्स्ट लेवल पे जाकर और स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हो तो ये बहुत मुश्किल होगा। इतना कहकर सियाओ फैन मुड़ जाता है और लिटिल मंकी को आवाज देता है तो वही लिटिल मंकी तुरंत उसके शोल्डर पे चढ़ जाता है और दोनों उस स्ट्रेंज ब्लैक माउंटेन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो वही जिन पिंगर वहीं खड़ी उनकी दूर जाती सिलुएट्स को देखती रहती है और फिर वो अपना राइट हैंड उठाकर अपनी पाम को गौर से देखती है और सनलाइट में उसकी व्हाइट स्लेंडर पाम चमक रही होती है, लेकिन स्किन के अंदर हल्की अननेचुरल ब्लू लाइट और टाइनी वेन्स जैसी लाइंस साफ नजर आती हैं, जो देखकर जिन पिंगर का चेहरा कोल्ड हो जाता है और वो बिना कुछ कहे सियाओ फैन के पीछे चल पड़ती है और जाते जाते फ्रोजन वाइल्ड फ्रूट्स को पैर से कुचलकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। तो वही सदर्न बॉर्डर के 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के सामने उसी ब्लैक फॉरेस्ट के बाहर करीब 1 दर्जन लोग खड़े होते हैं और इनमें ज्यादातर फैन शियांग वैली के एलीट डिसाइपल्स होते हैं जिनकी लीडरशिप ली सुन कर रहा होता है, जबकि किन यून सेक्ट से लू सुइकी और जेंग सुसु भी उनके साथ होते हैं। लेकिन वेन मिन अब उनके साथ नहीं होती। कई डिसाइपल्स कई दिनों की यात्रा से काफी थके हुए दिखाई देते हैं क्योंकि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की इस खतरनाक गहराई तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था और सिर्फ ली सुन, लू सुइकी और जेंग सुसु जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स ही अभी भी नॉर्मल नजर आ रहे थे। लेकिन सामने फैले उस डार्क और मिस्टीरियस ब्लैक फॉरेस्ट को देखकर किसी के चेहरे पर भी राहत नहीं होती। तो वही फॉरेस्ट के ऊपर हाईली टॉक्सिक मयाजमा छाया हुआ था, इसलिए वहां से उड़कर जाना पॉसिबल नहीं था। तो दूसरी तरफ फॉरेस्ट इतना बड़ा था कि उन्हें घूमकर जाने में भी बहुत समय लगता और ली सुन पहले ही साफ बता चुका था कि सदर्न बॉर्डर की लेजेंड्स के अनुसार बीस्ट गॉड की केव इसी ब्लैक फॉरेस्ट के पीछे मौजूद सबड्यू डेविल एंशिएंट केव में था, यानी उनके पास इस फॉरेस्ट के अंदर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो वही लू सुइकी के हाथ में तियान या सेलेस्टियल सोर्ड की हल्की ब्लू लाइट चमक रही होती है और उसकी स्नो व्हाइट फिगर उस डार्क फॉरेस्ट के सामने और भी अलग नजर आती है। तो वही वेन मिन के जाने के बाद वो फैन शियांग वैली के डिसाइपल से तो दूर रहती है, यहाँ तक कि अपने ही सेक्ट के जेंग सुसु से भी ज्यादा बात नहीं करती और पूरे रास्ते पॉइजनस इंसेक्ट और फेरोशियस बीस्ट सामने आते रहते हैं। लेकिन लू सुइकी या तो उन्हें इग्नोर करती थी या अपनी सोर्ड से वहीं खत्म कर देती थी और कोई नहीं जानता था कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। और ये बात ली सुन और जेंग सुसु दोनों के लिए भी मिस्ट्री बनी हुई थी। और आखिर ली सुन जेंग सुसु के पास जाकर धीमी आवाज में पूछता है कि जेंग सीनियर ब्रदर, क्या आप जानते हैं कि सीनियर सिस्टर लू पूरे दिन इतनी चुपचाप आखिर सोचती क्या रहती हैं? जो सुनकर जेंग सुसु ऑकवर्ड होकर मुस्कुराता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर ली, लगता है आपने गलत आदमी से पूछ लिया है। जो सुनकर ली सुन भी हेल्पलेस होकर हंसता है और कुछ देर बाद जब बाकी लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तब लू सुइकी अकेली एक चट्टान पर खड़ी दूर के माउंटेन्स को देख रही होती है और पीछे खड़े कई लोगों की नजरें बार बार उसकी तरफ जा रही होती हैं। जो देखकर ली सुन सीरियस होकर जेंग सुसु से कहता है कि हमें जूनियर सिस्टर लू को भी बुलाकर आगे की सिचुएशन डिस्कस करनी चाहिए, जिस पर जेंग सुसु उसकी बात मानकर लू सुइकी के पास जाता है और उसे बुलाकर वापस ले आता है। इसके बाद ली सुन बताता है कि जब हम इस ब्लैक फॉरेस्ट को पार कर लेंगे तो बीस्ट गॉड के लेयर के काफी करीब पहुंच जाएंगे और हमें। लेकिन तभी लू सुइकी उसे रोकते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर ली। जो सुनकर ली सुन चौंक जाता है क्योंकि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में आने के बाद ये पहली बार था जब लू सुइकी खुद उससे बात करती है और वो पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर लू सुइकी उसकी तरफ देखकर कोल्ड आवाज में कहती है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक सवाल है और मैं आपसे उसका जवाब चाहती हूँ। जिस पर ली सुन कहता है कि जूनियर सिस्टर लू पूछिए। जो सुनकर लू सुइकी बिना एक्सप्रेशन बदले कहती है कि फैन शियांग वैली से हमने हमेशा सुना था कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स बहुत डेंजरस जगह है और आप लोग भी यहाँ रेयरली आते हैं, लेकिन यहाँ आने के पूरे रास्ते में ऐसा लगा जैसे आप इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? और बीस्ट गॉड के ट्रैक्स इतने सीक्रेट हैं, उसका लेयर भी इतना हिडन है, तो फिर फैन शियांग वैली
को उसके बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, जो सुनकर ली सुन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता है, जैसे वो इस सवाल के लिए पहले से तैयार हो, और वो मुस्कुराकर जवाब देता है कि जूनियर सिस्टर लू, जैसा मैंने पहले बताया था कि फैनशियांग वैली ने पहले 10,000 ग्रेट माउंटेन्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन डीमन बीस्ट्स की कैटास्ट्रोफी के बाद हमने इस जगह पर ध्यान देना शुरू किया था। और जहाँ तक बीस्ट गॉड के लेयर की बात है, तो हमारे डिसाइपल्स ने डीमन बीस्ट्स का पीछा करते हुए उसे खोजा था, और इस दौरान हमारे कई बेस्ट डिसाइपल्स ने अपनी जान तक गंवा दी थी। जो सुनकर लू सुईकी और जेंग सुसु एक साथ फ्राउन करते हैं, और साफ था कि ली सुन की कहानी उन्हें पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन को देखकर वो सीधे उसे झूठा भी नहीं कह सकते थे। लेकिन तभी ली सुन मुस्कुराकर बात बदल देता है और पूछता है कि वैसे आपके सेक्ट की सीनियर सिस्टर वेन मिन अचानक यहाँ से वापस किन युन माउंटेन क्यों चली गई, जिस पर जेंग सुसु हल्की स्माइल के साथ कहता है कि हमने पहले ही बताया था कि एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए सीनियर सिस्टर वेन मिन को वापस जाना पड़ा। जो सुनकर लू सुईकी बस अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तो असल में वेन मिन के वापस जाने की वजह उन्हें माउंटेन रिवर हॉल में युन यिलान द्वारा झूसियान एंशिएंट सोर्ड के बारे में पूछा गया सवाल था, और जेंग सुसु ने उस समय इसे सिर्फ एक जोक समझा था, लेकिन लू सुईकी और वेन मिन ने इसे सीरियसनेस से लिया था, और आखिर उन्होंने तय किया था कि वेन मिन तुरंत किन युन माउंटेन वापस जाकर एल्डर्स और टीचर अंकल्स को पूरी बात बताएगी, ताकि अगर कोई बड़ा बदलाव होने वाला हो तो किन युन सेक्ट पहले से तैयार रहे, क्योंकि झूसियान एंशिएंट सोर्ड का सीक्रेट किन युन सेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और फैनशियांग वैली का इस बार का स्ट्रेंज बिहेवियर भी चिंता पैदा कर रहा था। लेकिन बीस्ट गॉड को ढूंढना भी उतना ही जरूरी था, इसलिए लू सुईकी और जेंग सुसु ने अपनी जर्नी जारी रखने का फैसला किया था। तो उधर ली सुन और जेंग सुसु ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर जाने की तैयारी पर डिस्कशन करने लगते हैं, और इस दौरान जेंग सुसु को ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में कई ऐसी बातें पता चलती हैं जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वो ध्यान से सब कुछ सुनता रहता है। लेकिन लू सुईकी कुछ देर बाद फिर उठती है और अकेली जाकर होराइजन की तरफ देखने लगती है, और दूर तक फैले माउंटेन्स के ऊपर ब्लू स्काई दिखाई दे रहा होता है, और कोल्ड विंड लगातार उनके बीच से गुजर रही होती है, और कोई नहीं जानता था कि इस ब्लैक फॉरेस्ट के आगे उनका क्या इंतजार कर रहा था। तो दूसरी तरफ किन युन माउंटेन के बिग बैम्बू वैली में सुबह की पहली लाइट फैल रही होती है, और जब बाकी डिसाइपल्स अभी सो रहे होते हैं तो ऑब्जर्व्ड साइलेंस हॉल से त्यान भुई बाहर निकलता है, और उसके चेहरे पर आज अनयूजुअल सीरियसनेस होती है, और उसकी भौहों पर बनी लाइंस देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके मन में कोई भारी डिसीजन चल रहा है। और उसके पीछे सुरु भी बाहर आती है, और दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे या तो उन्होंने सुबह बहुत जल्दी उठने का फैसला किया था, या फिर पूरी रात सो ही नहीं पाए थे। तो वही सुरु चिंता भरी नजरों से डिसाइपल्स डॉर्मेट्री की तरफ देखती है, और जब सब शांत नजर आते हैं तो धीमी आवाज में कहती है कि भुई, मुझे अभी भी लगता है कि तुम जो करने जा रहे हो वो सही नहीं है, हमें एक बार फिर इस पर सोच लेना चाहिए। जो सुनकर त्यान भुई सीरियस होकर कहता है, अब इस मैटर को और डिले नहीं किया जा सकता। फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल से वापस आने के बाद से डाउ सुवान सीनियर ब्रदर की कंडीशन लगातार खराब हो रही है, और कल टोंग तियान पीक से खबर मिली थी कि उन्होंने एल्डर फैन और सियाव येकाई तक पर अटैक कर दिया था। जो सुनकर सुरु चौंक कर पूछती है कि क्या सेक्ट लीडर सीनियर ब्रदर ने उन पर अटैक किया था, लेकिन क्यों, और अब सीनियर ब्रदर फैन और सियाव येकाई कैसे हैं? क्या डाउ सुवान सीनियर ब्रदर को चोट लगी है? जिस पर त्यान भुई कहता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सीनियर ब्रदर फैन और सियाव येकाई उन्हें समझाने गए थे, और शुरुआत में डाउ सुवान सीनियर ब्रदर शांत थे, लेकिन पता नहीं बात कैसे बिगड़ी और उन्होंने एक पाम स्ट्राइक में सीनियर ब्रदर फैन को सीरियस रूप से घायल कर दिया, और सियाव येकाई समय रहते भागने में सफल हो गया था। जो सुनकर सुरु और ज्यादा परेशान हो जाती है, तो वही त्यान भुई आगे कहता है कि सियाव येकाई हमेशा से स्मार्ट रहा है, और इतने वर्षों तक डाउ सुवान सीनियर ब्रदर के साथ रहने की वजह से वो उन्हें बाकी लोगों से बेहतर समझता है, और शायद उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि सिचुएशन ठीक नहीं है, और मौका मिलते ही वहां से निकल गया, और अच्छा हुआ कि वो बच निकला, वरना सीनियर ब्रदर फैन को कौन बचाता। जो सुनकर सुरु कुछ देर चुप रहती है, और फिर धीमी आवाज में पूछती है कि अगर वे इतने बदल चुके हैं तो तुम अभी भी उनसे मिलने जाने पर क्यों अड़े हुए हो? जो सुनकर त्यान भुई गहरी सांस लेकर कहता है कि दूसरे लोग मुझे नहीं समझते, लेकिन तुम तो समझती हो कि मुझे क्यों जाना है। जिस पर सुरु कहती है कि लेकिन सेक्ट लीडर सीनियर ब्रदर अब डीमंस के इन्फ्लुएंस में है, और कोई नहीं जानता कि उनके मन में क्या चल रहा है, और उनकी स्ट्रेंथ भी हम दोनों से बहुत ज्यादा है, और अगर तुम वहां गए और उन्होंने, लेकिन इसी के साथ उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, और वो अपनी सबसे बड़ी फियर को शब्दों में नहीं कह पाती। जो देखकर त्यान भुई उसका हाथ पकड़ता है और प्यार से कहता है कि हम इतने सालों से साथ हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए इतनी चिंता कर रही हो तो फिर अगर मुझे कुछ हो भी जाए। लेकिन ये सुनकर सुरु तुरंत उसकी बात काटते हुए कहती है कि ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो। जो सुनकर त्यान भुई सिर हिलाता है और कहता है कि झूसियान एंशिएंट सोर्ड का सीक्रेट किन युन सेक्ट का हाईएस्ट क्लासिफाइड सीक्रेट है, और शुरुआत में सिर्फ सेक्ट लीडर को इसकी जानकारी थी, लेकिन वाइल्डलैंड्स बैटल के दौरान मैं, जेंग सुचांग और बाकी लोग वान जियानाई सीनियर ब्रदर के साथ 1000 माइल्स चांगसा की डिसाइसिव बैटल में गए थे, और वहीं एक्सीडेंटली हमें इस सीक्रेट का पता चला था। इसके बाद हमने फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल में किन युन एंसेस्टर्स के सामने वाव लिया था कि जिंदगी भर इस सीक्रेट को किसी को नहीं बताएंगे। जो सुनकर सुरु कहती है कि तुम ये सब फिर क्यों याद दिला रहे हो, मैं भी उस दिन वहां थी और मैंने भी वही वाव लिया था। जो सुनकर त्यान भुई की आवाज और सीरियस हो जाती है, क्योंकि किन ये फाउंडर ने जो कमांडमेंट टैबलेट छोड़ी थी उसमें साफ लिखा
देखा था कि जू सियान एंशिएंट सोर्ड को कभी लाइटली यूज नहीं करना चाहिए। उस एंशिएंट सोर्ड की सोल बहुत ज्यादा विशियस है और अगर विल्डर का माइंड स्ट्रांग और फाउंडेशन स्टेबल न हो तो वो डेविल्स पाथ पर गिर सकता है। और अब डाओ सुवान सीनियर ब्रदर में जो साइंस दिखाई दे रहे हैं, क्या वो एग्जैक्टली वही नहीं है जिसकी वार्निंग हमारे एंसेस्टर्स ने दी थी? जो सुनकर सुरु अपना सिर झुका लेती है और काफी देर तक कुछ नहीं कहती। तो वही तियान भुई दूर ब्राइट होते स्काई की तरफ देखता है और मॉर्निंग फॉग के बीच टोंग तियान पीक की विशाल फिगर दिखाई दे रही होती है और वो भारी आवाज में कहता है कि इन वर्षों में डाओ सुवान सीनियर ब्रदर ने किन यून सेक्ट को मजबूत बनाने में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी है और आज हमारा सेक्ट इतना पावरफुल है कि हम पूरे वर्ल्ड के गुड फैक्शन को लीड करते हैं। और कभी कभी मैं सोचता था कि अगर वान जियाने सीनियर ब्रदर सेक्ट लीडर बनते तो शायद वो भी डाओ सुवान सीनियर ब्रदर जितना अच्छा काम नहीं कर पाते। जो सुनकर सुरु का दिल कांप जाता है और वो धीमी आवाज में कहती है कि भुई, लेकिन आगे कुछ नहीं कह पाती। तो वही तियान भुई कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है कि इन वर्षों में मैं सीक्रेटली वन सीनियर ब्रदर की मेमोरियल टैबलेट को ऑफरिंग्स देता रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो डाओ सुवान सीनियर ब्रदर के लिए मेरे मन में एडमिरेशन बढ़ती गई थी और हमारे बीच बहसें होती थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने किन यून सेक्ट को संभाला उसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखती थी। यहाँ तक कि 10 साल पहले जब उन्होंने जू सियान एंशिएंट सोर्ड से सियाओ फैन पर अटैक किया था। लेकिन ये सुनकर सुरु अचानक उसे रोकते हुए कहती है कि भुई बस करो, और अभी के लिए उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तो वही तियान भुई का चेहरा कांपने लगता है और वो दर्द भरी स्माइल के साथ कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझे समझती हो और उस बैटल को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी सियाओ फैन को मिस करता हूँ। और वो डिसाइपल भले ही सबसे ज्यादा ट्रबलसम था, लेकिन फिर भी वो मेरा था। ये कहते हुए तियान भुई की आवाज भारी हो जाती है और फिर वो कहता है कि उस दिन के बाद मैं लंबे समय तक डाओ सुवान सीनियर ब्रदर से नाराज रहा था और सियाओ फैन को मैंने पाला था और दशकों से मैं उसके नेचर को जानता था। अगर उसने कोई गलती की थी तो उसे सुधारने का अधिकार मेरा था, लेकिन शायद मैं उसे वापस सही रास्ते पर ला सकता था। लेकिन उस एक स्ट्राइक ने सब कुछ खत्म कर दिया। बियाओ पहले मारी गई और उसके बाद सियाओ फैन ने रिबेलियन किया और उसकी पूरी जिंदगी उस सोर्ड स्ट्राइक से बर्बाद हो गई। तो वही कुछ देर शांत रहने के बाद तियान भुई कहता है कि लेकिन कई साल बाद जब मैं इस मैटर के बारे में सोचता हूँ तो एक सवाल हमेशा आता है, अगर उस दिन मैं डाओ सुवान सीनियर ब्रदर की जगह होता तो क्या मैं भी वो सोर्ड स्ट्राइक करता? जो सुनकर सुरु कुछ नहीं कहती, बस उसका हाथ पकड़कर चुपचाप दबाती है। तो वही तियान भुई हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि अगर सच कहूँ तो शायद मैं भी आखिरकार वही स्ट्राइक करता। जो सुनकर सुरु अपना सिर झुका लेती है क्योंकि वो पहले से ही इस जवाब को जानती थी। लेकिन काफी देर तक तियान भुई दूर टोंग तियान पीक को देखता रहता है और फिर सुरु अचानक कहती है कि अगर तुम्हारा माइंड इतना डिसाइडेड है तो मुझे भी तुम्हारे साथ डाओ सुवान सीनियर ब्रदर से मिलने चलने दो। जो सुनकर तियान भुई सिर हिलाता है और कहता है कि तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा, इतने लोगों के साथ बात करना मुश्किल होगा और डाओ सुवान सीनियर ब्रदर आज जिस हालत में है वो भी इंसानों और किन यून सेक्ट की भलाई के लिए किए गए उनके फैसलों का रिजल्ट है। और अगर मुझे इस सीक्रेट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता तो बात अलग थी, लेकिन अब मैं सब जानता हूँ, इसलिए मैं बैठकर कुछ नहीं कर सकता। मुझे जाकर देखना होगा कि क्या उन्हें बचाने का कोई रास्ता अभी भी बाकी है। बस उम्मीद है कि उनकी डीप कल्टीवेशन उन्हें इस विशियस करंट से बाहर निकलने में मदद कर सकेगी, वरना ये कहते कहते उसकी आवाज रुक जाती है। जो देखकर सुरु अचानक मुस्कुराती है और अपने चेहरे की सैडनेस छिपाते हुए प्यार से कहती है कि ठीक है, अब इतना काफी है। जो सुनकर तियान भुई और सुरु कुछ देर एक दूसरे को देखते रहते हैं और दोनों एक दूसरे के मन को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। और आखिर तियान भुई सिर्फ सिर हिलाता है और अपनी स्लीव्स झटकता है और उसकी रेड सेलेस्टियल सोर्ड चमकने लगती है और जैसे ही वो उड़ने वाला होता है तो सुरु पीछे से धीमी आवाज में पुकारती है कि भुई, और इस छोटे से शब्द में इतना प्यार और चिंता होती है कि तियान भुई रुककर पीछे देखता है और सुरु की आंखों में आंसू और चेहरे पर उसे खोने का डर साफ दिखाई देता है। जो देखकर तियान भुई हल्की स्माइल देता है और हाथ हिलाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। और अगले ही पल वो रेड सेलेस्टियल सोर्ड पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है और उसकी स्कारलेट लाइट होराइजन को पार करती हुई क्लाउड्स में गायब होने लगती है। तो वही कुछ देर तक क्लाउड्स उसके रास्ते से हटते हैं, लेकिन फिर चारों तरफ से वापस आकर उसकी फिगर को पूरी तरह ढक लेते हैं और आखिर आसमान में सिर्फ बादल रह जाते हैं और नीचे सुरु अकेली खड़ी अपने पति को जाते हुए देखती रहती है। और वो काफी देर तक वहीं खड़ी रहती है जब तक उसके बालों पर ड्यू ड्रॉप्स जम नहीं जाते और फिर सुबह की सनलाइट उन बूंदों पर पड़ती है और वो चमकते हुए धीरे धीरे जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।